दोस्तों, देश भर में युवा जिस चीज की मांग कर रहा था, देश की राजधानी दिल्ली में लाखों की तादाद में देश भर से छात्र इकट्ठा हुए थे। सभी मिलकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और एक मांग को लेकर के अड़े हुए थे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। दोस्तों, काफी दिनों से ये रोष प्रदर्शन जारी था। इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई जिनके बारे में आपको इस चैनल पर हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताया भी। अभी कुछ समय पहले ये खबर आई है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने इस प्रदर्शन को देखते हुए अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को दे दिया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि काफी दिनों से सारा का सारा मीडिया हो या जितने भी जो छात्र हैं, छात्र संगठन है, उन सभी की नजरें जंतर मंतर पर टिकी हुई थी। जंतर मंतर पर एक लंबा प्रोटेस्ट जो है वह चल रहा था। सोनम वांगचुक इसकी अगुवाई कर रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बाद में पुलिस द्वारा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने नेतृत्व किया इस प्रदर्शन का और हर रोज बड़ी संख्या में देश भर से छात्र वहां पहुंच रहे थे। अपना समर्थन जो है वह प्रदर्शनकारियों तक पहुंचा रहे थे। उद्देश्य यह था कि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुचारू किया जाए। जो भी अ, अनैतिकताएं देखी गई हैं परीक्षाओं में, चाहे वो नीट की परीक्षा हो या अन्य छात्र हितों से जुड़े हुए जो मसले हैं, उनको लेकर के ये प्रदर्शन था। और सबसे बड़ी मांग जो है वह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। तो दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ उस प्रदर्शन का असर है? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से छात्रों की जीत हुई है या इसके पीछे एक और कहानी जो है वह छुपी हुई है? इस पूरे के पूरे विषय को हम यहां पर समझेंगे। दोस्तों, अभी क्योंकि ये डिमांड जो है वो बहुत तेजी से जोर पकड़ रही थी, तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी छीन ली है? क्या हुआ ऐसा कि छात्रों की आवाज जो है वह इतनी बुलंद हो गई या छात्रों की मांग जो है वह इतनी मजबूत हो गई कि एक शक्तिशाली केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? दोस्तों, इसको हम पहले भी एक वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहां पर विस्तार पूर्वक एक बार समझेंगे। दोस्तों, ये सारा का सारा विवाद शुरू होता है नीट की परीक्षा को लेकर के। नीट की परीक्षा जिससे कि देश भर में एमबीबीएस की पढ़ाई में दाखिला मिलता है। हर साल लाखों की तादाद में अभ्यर्थी जो है इस नीट की परीक्षा की तैयारी करते हैं। ये नीट की परीक्षा भारत में हुई, लेकिन परीक्षा होने के बाद, परीक्षा के होने से पहले ही उसके लीक होने की खबरें आने शुरू हुई। देश के अलग अलग हिस्सों में ये बात कही जाने लगी कि कुछ अभ्यर्थियों के पास पहले से वो पूरा का पूरा पेपर था जिससे परीक्षा में सवाल पूछे गए थे और इस वजह से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इसको लेकर के अ, सरकार जो है वो तुरंत हरकत में आई। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दी गई। लेकिन सबसे अहम इसमें डेवलपमेंट ये हुआ कि नीट की उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। दोबारा से नीट की परीक्षा हुई और परीक्षा रद्द होने के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों में काफी ज्यादा दुख और रोष नजर आने लगा। बहुत स्थितियों में छात्रों ने आत्महत्या तक करने की कोशिश करी क्योंकि वह इतने ज्यादा घबरा गए, इतने ज्यादा परेशान हो गए थे इस अनियमितता से। तो परीक्षा को लेकर के एक विवाद खड़ा हुआ। ये विवाद छात्रों के गुस्से में बदल गया। छात्र जो है वह ये मांग करने लगे कि क्यों उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या भारत इतना शक्तिशाली देश होकर के भी एक परीक्षा को सही ढंग से करवाने को इंश्योर या सुनिश्चित नहीं कर सकता? तो छात्रों के अंदर लगातार इसको लेकर के गुस्सा बढ़ता रहा। दोस्तों, उसी दौरान देश में एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसके नेतृत्व में सामने आए एक पर्यावरणविद, एक एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक छात्र हितों की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों के हितों की रक्षा नहीं होगी, जब तक जो अनियमितताएं हैं उसके लिए जो भी लोग जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक सरकार की जवाबदेही इस मुद्दे में तय नहीं होगी, तब तक वह अनशन पर बैठे रहेंगे। दोस्तों, 20 दिनों तक करीब उन्होंने अनशन किया। जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, बीच में ऐसी भी खबरें आने लगी कि शायद उनकी जान को भी खतरा हो सकता है इतने दिनों से, क्योंकि उन्होंने कुछ खाया या पिया नहीं है। इस वजह से जबरन प्रशासन द्वारा उनको जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल ले जाया गया ताकि उनकी जान को कोई किसी प्रकार का खतरा जो है वो ना पहुंचे। तो पहले तो यह लगा कि शायद सोनम वांगचुक के जाने से ये आंदोलन जो है वह कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन वहीं हाल ही में भारत में एक ऐसे संगठन ने जन्म लिया है जिसका जन्म बेसिकली एक व्यंग के रूप में हुआ है, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। तो सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी में
कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर के बड़ा विवाद देश में खड़ा हुआ था। और उसी के परिणाम स्वरूप, उसी की प्रक्रिया के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक संगठन जो है वह आगे आया और कॉकरोच जनता पार्टी इन छात्रों का नेतृत्व करने लगी। दोस्तों, सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र जो है वह आंदोलन करने लगे। मांग जो है वो यही थी कि सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। पूरे देश भर में ये आंदोलन जो है वो धीरे धीरे से तेजी पकड़ रहा था। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा अभियान शुरू हुआ। सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों ने, युवाओं ने सरकार को घेरना शुरू किया, सरकार की आलोचना करना शुरू करी। दोस्तों, जब ये सब चल रहा था उसी समय विपक्ष भी जो है वह लगातार सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा रहा था और परिणाम स्वरूप सरकार को इसके संबंध में एक प्रतिक्रिया जो है वह देनी पड़ी। जब इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन, जितने इतने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट ये सब चल रहा था देश भर में, क्योंकि ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे हिंसक रूप लेता जा रहा है, इतना इस प्रोटेस्ट के परिणाम स्वरूप दिल्ली मेट्रो द्वारा बहुत सारे मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले तक दागे गए और काफी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। अब सवाल यहां पर यह आया कि ये जो प्रदर्शनकारी थे ये दरअसल छात्र ही तो थे, जो केवल और केवल सिर्फ इतनी सी मांग कर रहे थे कि उनकी परीक्षाएं जो है वो एक सही ढंग से, एक पारदर्शी तरीके से कराई जानी चाहिए। तो इस बात को लेकर के देश भर में गुस्सा था और इसी वजह से जब देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे रोष प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो और चाहे विपक्ष के मुद्दे उठाने की वजह से हो, ये पूरा का पूरा मामला जो है वह संसद में गूंजने लगा। दोस्तों, अभी संसद का जो मॉनसून सत्र है वह चल रहा है, तो एक बड़ा मुद्दा बनकर के ये संसद में गूंजने लगा और सरकार पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो गए। दोस्तों, इस पूरे के पूरे प्रदर्शन में जिसकी शुरुआत छात्रों से हुई थी वो अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रह गया था, ये एक हर एक भारतीय घर का एक व्यक्तिगत मुद्दा सा बन गया था। क्योंकि कारण बड़ा सीधा सा है दोस्तों, नीट जैसी परीक्षा वो है जो 12वीं कक्षा में बायोलॉजी पढ़ने वाला हर छात्र जो है डॉक्टर बनने का सपना जरूर देखता है और तकरीबन आपके आसपास भी हर दूसरे घर में एक ना एक छात्र ऐसा होगा जो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहता है। तो उन सभी के सपनों को लेकर के, उन सभी के भविष्यों को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। तो ये केवल छात्रों का मुद्दा ना बनकर के हर घर का एक व्यक्तिगत मुद्दा बन गया था। दूसरा चीज यहां पर यह हुई कि जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो एक बड़ा सवाल सभी के मन में ये घूमने लगा कि ये छात्र हैं, कोई अपराधी नहीं है जिन पर इस प्रकार से बल प्रयोग किया जा रहा है। तो जो अभिभावक है, जो माँ बाप है, उनके मन में सवाल आने लगा कि पहली चीज तो हमारे ही बच्चों के साथ में गलत हो रहा है और उसके बाद उसके विरोध में अगर आवाज उठा रहे हैं तो इन पर ही बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यदि आज ये दिल्ली में मौजूद प्रदर्शनकारी पर हो रहा है या दिल्ली में मौजूद उन बच्चों पर हो रहा है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कल को ये हमारे बच्चों के साथ में भी हो सकता है। जिस वजह से जो भारत का प्रत्येक घर है, जो आम जनता है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठने लगा कि असल में सरकार इस मुद्दे को लेकर के कर क्या रही है। दोस्तों, ये पूरी की पूरी स्थिति और ज्यादा बिगड़ने लगी और सवालों के घेरे में आ गया पूरा का पूरा शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय का दायित्व था कि जो परीक्षा की पूरी की पूरी व्यवस्था है वह सही ढंग से चलनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं होनी चाहिए और जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स है, जो वाकई में मेहनत करके अपना परिणाम जो है उसको बेहतर कर रहे हैं, उनको इस परीक्षा में सफल होकर के आगे अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई की शुरुआत करनी थी। तो इस वजह से शिक्षा मंत्रालय भी जो है वह विवादों के घेरे में आ गया और उत्तरदायित्व, जवाबदेही जो है वह किससे मांगे जाने लगी। जाहिर सी बात है, जब विवाद में शिक्षा मंत्रालय था तो जवाबदेही तो शिक्षा मंत्री की ही होगी। और इसके परिणाम स्वरूप ये खबर आती है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा जो है वह दे दिया है। इसको लेकर के हर जगह जहां प्रदर्शन हो रहे थे, मुख्यतः दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत ही खुशी की लहर जो है वह छात्रों में थी। वह इसे अपनी जीत मान रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास हो गया था कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें उनको जो प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है, उस प्रदर्शन का परिणाम जो है वह निकल करके आया है और छात्रों की जीत जो है इसे माना जा रहा है। दोस्तों, ये तो है कहानी का एक पहलू, क्योंकि लंबे समय से ये विवाद था। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो कहीं ना कहीं छात्रों को अपनी जीत के रूप में नजर आ रहा है। लेकिन इसकी एक दूसरी कहानी भी है। दोस्तों, लंबे समय से
पिछले 15-20 दिन या उससे भी ज्यादा समय से आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर यह जरूर देखा होगा कि सरकार जो है वह बड़े फेरबदल मंत्रिमंडल में करने वाली है। और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से ठीक पहले एक और केंद्रीय मंत्री जिनका नाम रवनीत बिट्टू है, उन्होंने भी अपना इस्तीफा जो है वह प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। तो दूसरी ओर यह सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में केवल और केवल प्रदर्शनकारियों, केवल और केवल छात्रों के दबाव में आकर के धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, या फिर जो सरकार एक बड़ा मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की बात कर रही थी, जिसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर काफी दिनों से चल रही थी, कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उसी कड़ी का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि उनसे पहले एक केंद्रीय मंत्री ने अपना इस्तीफा जो है वह दे दिया है। दोस्तों, ये बड़ा कैबिनेट फेरबदल जो है, इसके बारे में आपने भी जरूर सुना होगा कि केंद्र के अंदर कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, कार्यों की समीक्षा होगी, और यदि कुछ मंत्रालय अपना परफॉर्मेंस जो है वो अप टू डेट नहीं रख पाए होंगे या सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे, तो उन मंत्रियों को बदला भी जाएगा। दोस्तों, ये पूरी की पूरी कहानी जो है इस विषय को लेकर के है, लेकिन क्योंकि हम संघ लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी हैं, तो हमारे लिए इस विषय को समझना जरूरी था कि क्या दरअसल चल रहा है। लेकिन परीक्षा के संबंध में हमें यह समझना होगा कि संविधान इस पर क्या कहता है, कि जब भी किसी मंत्री को उसके पद से हटाया जाता है तो इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, इसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। दोस्तों, मंत्री परिषद जो है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 में है, आर्टिकल 74 में है। आर्टिकल 74 जो है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वे मंत्री परिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, उनकी सलाह पर कार्य करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो केवल और केवल मंत्री परिषद जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है, उनके द्वारा जो भी सलाह, जो भी फैसला लिया जाएगा, उसी को इंप्लीमेंट करने का काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ये कहना है अनुच्छेद 74 का। दोस्तों, इसी कड़ी में अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 जो है वो ये बात करता है कि मंत्रियों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। दोस्तों, मंत्रियों की नियुक्ति के लिए आर्टिकल 75 जो है, अनुच्छेद 75 जो है वो ये कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और इसके लिए एक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पहले जो लोकसभा में जीतने वाली पार्टी है वो सभी जो लोग सांसद बनकर के आते हैं एक आम चुनाव के बाद, वे सभी एक व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं, और उसी नेता को राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यह सलाह देते हैं कि किस किस व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, और मंत्री अपने इस पद पर तब तक रहेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। इसे कहा जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक कोई भी मंत्री जो है वह मंत्रिमंडल का सदस्य रहेंगे या बतौर मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। अब जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है कि सरकार को लगता है या मुख्यतः प्रधानमंत्री को लगता है कि किसी मंत्री को उनके पद से हटाने की जरूरत है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री को जब भी ऐसा लगता है तो दो तरीकों से इस पे आगे बढ़ा जाता है। सबसे पहले तो जब भी प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाने का निर्णय लेते हैं तो वहां पर दो विकल्प होते हैं। वे सीधे तौर पर मंत्री से बात करते हैं कि आपको आपके पद को छोड़ना होगा। तो उस स्थिति में दो विकल्प मंत्री के पास होते हैं, या तो वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की बात मान लें, यदि वो प्रधानमंत्री की बात मानते हैं तो वह अपना इस्तीफा सीधे सीधे प्रधानमंत्री को दे देते हैं। दोस्तों, ये चीज महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा दिया जाता है और प्रधानमंत्री वो इस्तीफा राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं, और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है वह इस इस्तीफे को स्वीकार करते हैं। अब दूसरी ओर क्या होता है कि यदि वो मंत्री मना कर दें कि नहीं, मैं खुद से इस्तीफा नहीं दूंगा, तब क्या होगा। तब प्रधानमंत्री सीधे जाकर के राष्ट्रपति को यह सलाह देंगे कि इस मंत्री को इनके पद से हटाया जाना है, और फिर राष्ट्रपति जो है वह मंत्री को उनके पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। और इसी तरीके से कोई भी मंत्री जो है वह अपने पद से हटाए जाते हैं। उसके बाद नए मंत्री की नियुक्ति जो है वो की जाती है। नए मंत्री की नियुक्ति भी जो है वह प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उनको नियुक्ति जो है, माफ कीजिएगा, वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन कौन होंगे नए मंत्री इस बात का फैसला भी प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री ही आगे राष्ट्रपति को यह सलाह देते हैं कि इस व्यक्ति को मंत्री पद पर बैठाया जाए, या इनको जो मंत्री अभी गए हैं उनकी जगह पर नए मंत्री के रूप में इनको पदभार दिया जाए। तो ये पूरी की पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है जिससे किसी भी मंत्री का इस्तीफा या उनको उनके पद से हटाने की पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा मसला आप समझ पाए होंगे कि क्या पिछले कुछ दिनों से देश में विवाद चल रहा था और क्या उसमें सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई है वो मैं आप लेकर के आपके साथ में जुड़ा हूँ। दोस्तों, यदि आप भी संघ लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी हैं तो ये पूरी की पूरी चर्चा आपके लिए महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से अनुच्छेद 74 75 जो है वो इस पूरे के पूरे मामले से संबंधित है। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सरल भाषा में पूरे के पूरे परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं एक संपूर्ण मार्गदर्शन आपको आपकी परीक्षा में मिले, तो उसके लिए शून्य आईएएस ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम लेकर के आया है। यहाँ पर आपको संपूर्ण मार्गदर्शन एक व्यक्तिगत मेंटोर के द्वारा, व्यक्तिगत मार्गदर्शक के द्वारा मिलता है। आप जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं तब से लेकर आपकी परीक्षा पास होने तक एक व्यक्ति लगातार आपके संपर्क में रहते हैं। हर रोज आप क्या परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितने घंटे समय दे रहे हैं, किस विषय को पढ़ रहे हैं, उसमें कोई अगर आपको कठिनाइयां आती हैं, ये सभी समस्याओं को वो व्यक्तिगत मार्गदर्शक जो है वह हल करते हैं। आपको 80 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज, एक परीक्षा पूरी की पूरी मिलती है, जिसमें 45 टेस्ट आपकी प्रारंभिक परीक्षा के होते हैं और 35 टेस्ट मुख्य परीक्षा के। आप अपने मार्गदर्शक के साथ बैठ करके एक टाइम टेबल बनाते हैं और उसके हिसाब से आप पढ़ाई करते हैं। हर रोज आप अपनी तैयारी जो है वो अपने मार्गदर्शन के साथ में उसकी चर्चा करते हैं। जो सिलेबस आपको इस टेस्ट का मिलता है वो आप पढ़ते हैं और साल भर में आप 80 टेस्ट देकर के अपनी परीक्षा की तैयारी में जाते हैं। दोस्तों, पढ़ना कहाँ से, उसके संबंध में जितनी भी अध्ययन सामग्री है वो आपको दिलाई जाती है। संपूर्ण जो भी चीजें आपको चाहिए है तैयारी के लिए वो यहाँ पर मिलती हैं और एक सुपर मेंटोरशिप आपको मिलती है, जिसके अंतर्गत उत्तर कैसे लिखना है, पूरे के पूरे विषय को पढ़ना कैसे है, क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे आप अपने उत्तर को बाकियों से बेहतर बना सकते हैं, ये सब चीजें आपको हमारे द्वारा इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में दी जाती है। दोस्तों, किसी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करके आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए सबसे बेहतरीन कोर्स हो, चाहे नोट्स हो, चाहे मेंटोरशिप मार्गदर्शन हो, ये सभी लेकर के शून्य आईएएस आपके साथ जुड़ा है। उद्देश्य ये है कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के स्रोतों का अभाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहे शून्य आईएएस के साथ और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहे शून्य आईएएस हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।